वेलकम टू माय चैनल विज्ञान श्रोतालय एंड आई एम योर बायो एजुकेटर शिवानी मैम। सो आज के सेशन पे हम बात करने वाले हैं IP3 डैक पाथवे। IP3 डैक पाथवे जो कि सेल सिग्नलिंग यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपके MSc एंट्रेंस और PhD एंट्रेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है इसमें से बहुत सारे आते हैं। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है क्योंकि मैं ये IP3 डैक पाथवे को एक शॉर्ट ट्रिक से समझाने वाली हूँ। आई होप कि आज का ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अगर IP3 डैक पाथवे की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इसमें आते हैं। उस इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में मैं बता दूं पहले ही। ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आप इस पाथवे में देख पाओगे, जिसका यूज़ आप देखोगे कि कैसे ये फैक्टर्स जो है इम्पॉर्टेंट रखते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। ओके, ये सारे फैक्टर्स में PLC, ओके, इस सारे फैक्टर्स में PLC, PIP2, IP3 एंड DAG, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में इससे रिलेटेड फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। PLC जिसको हम फॉस्फोलाइपेज C कहते हैं, PIP2 जो कि फॉस्फोटाइडल इनोसेटॉल बाइफॉस्फेट है, IP3 जिसे इनोसेटॉल ट्राइफॉस्फेट कहते हैं और DAG जिसे डाईएसिल ग्लिसरॉल कहते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स जिसके नाम मैंने पहले ही बता दिए जो कि आपको बार बार पाथवे में देखने को मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बेसिक डायग्राम लिया हुआ है। ये आपका IP3 डैक पाथवे का एक बेसिक डायग्राम है। इसी डायग्राम पे हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हमारा जो GPCR है जो कि सेल सरफेस रिसेप्टर है, G प्रोटीन कपल रिसेप्टर जिसका फुल फॉर्म है, सेम टू सेम जैसे वहाँ पे आके लाइगेंड रिसेप्टर से बाइंड कर रहा था और पाथवे को एक्टिवेट कर रहा था, वैसा ही यहाँ पे वही सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी देख पाओगे कि वहीं से चीज़ें स्टार्ट हो रही है। ओके, सबसे पहले जैसे कि GPCR के पाथवे में वर्क कर रहा था चीज़ें जैसे सेम टू सेम वैसा ही है कि हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल यहाँ पे लिगेंड आया और उसने क्या किया, ये आपका क्या है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये एरिया आपका सेल मेम्ब्रेन है और ये आपका क्या है, GPCR है। तो लिगेंड आया और उसने क्या किया, GPCR से क्या किया, रिसेप्टर से क्या किया, जाके बाइंड किया। जहाँ बाइंड किया वहाँ पे आपको देखने को क्या मिलता है कि GDP GTP में, यानी हमारा अल्फा GTP के साथ और बीटा गामा डाइमर फॉर्म करता है। आगे चल के हमारा पाथवे जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ तक की चीज़ें आपको तो क्लियर होगी क्योंकि ये चीज़ें आप पढ़ के आए हो GPCR में, CMP पाथवे में। ओके, सेम वहीं तक है कि जहाँ हमारा पाथवे एक्टिवेट हुआ, ओके, जहाँ हमारा पाथवे एक्टिवेट हुआ चीज़ें उसके बाद से स्टार्ट हो रही है। उसी वक्त क्या होता है कि ये जो आप सेल मेम्ब्रेन देख पा रहे हो, इसके इनर साइड में एक एंजाइम पाया जाता है। इस एंजाइम का नाम क्या है, इस एंजाइम का नाम है स्टूडेंट PLC। अभी हमने पीछे ही PLC का फुल फॉर्म देखा। PLC का फुल फॉर्म क्या है, PLC का फुल फॉर्म है फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम। तो ये एंजाइम कहाँ पे होता है, ये एंजाइम स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड्स में होता है। सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड्स में आपको देखने को ये एंजाइम मिल जाता है। अब जब हमारा पाथवे एक्टिवेट होता है तो ये जो एंजाइम है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, जो सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, उससे अटैच्ड है या फिर आप कह सकते हो उसे एसोसिएट कर रहा है, ये एंजाइम का काम शुरू होता है। अब इस एंजाइम का काम क्या है, तो इस एंजाइम का काम होता है कि ये पर्टिकुलर एंजाइम क्या करती है, लाइपेज क्या करती है, फॉस्फोलिपिड्स को ब्रेक डाउन करती है। किसको ब्रेक डाउन करती है, फॉस्फोलिपिड्स को ब्रेक डाउन करती है। अब होता क्या है कि उसी जगह पे देखने को मिलता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही, इनर मेम्ब्रेन साइड में ही एक फॉस्फोलिपिड्स होता है जिसका नाम होता है PIP2। ओके, जिसका नाम क्या होता है, PIP2। ठीक, ये जो PIP2 आप देख पा रहे हो, ये है PIP2, ये भी इनर मेम्ब्रेन में ही बैठा होता है, सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड में ही बैठा होता है। इस फॉस्फोलिपिड को हमारा जो एंजाइम होता है PLC, ये उसको ब्रेक कर देता है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? फिर से हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले क्या हुआ, सिग्नल आया और रिसेप्टर से जाके बाइंड हो गया। सिग्नल रिसेप्टर से बाइंड हुआ और हमारा जो पाथवे था वो एक्टिवेट हो गया। ओके, जहाँ हमारा पाथवे एक्टिवेट हुआ, हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक
पर्टिकुलर एंजाइम जो कि PLC फॉस्फोलाइपेज सी था, वो हमारा क्या करता है, फॉस्फोलिपिड को ब्रेक डाउन करता है, और वो फॉस्फोलिपिड क्या है, PIP2। PIP2 का फुल फॉर्म भी हमने अभी आपको बताया था। PIP2 फुल फॉर्म क्या था, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया कि PIP2 को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोटाइडल इनोसेटॉल बाइफॉस्फेट। ठीक है, इसको ये ब्रेक करता है, ये एंजाइम इसको ये ब्रेक करता है। अभी जब ये ब्रेक करता है तो ये हमारे PIP2 को दो प्रोडक्ट्स में तोड़ता है। वो दो प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, वो दो प्रोडक्ट्स हमारे होते हैं, एक होता है IP3 और एक होता है DAG। ओके, एक होता है IP3 और एक होता है DAG। इन दोनों का भी फुल फॉर्म हमने पीछे देखा। IP3 को क्या कहते हैं, इनोसेटॉल ट्राइफॉस्फेट, और DAG को क्या कहते हैं, डाई एसिल ग्लिसरॉल। ओके, ये दो प्रोडक्ट्स हमको कहाँ से मिलते हैं, PIP2 से मिलते हैं, जो कि एक फॉस्फोलिपिड्स है, जो कि सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड में बैठा हुआ है। ओके, चलिए यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि जो डैग है ना, वो वहीं पे रह जाएगा। वो कहेगा भाई मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो सेल मेम्ब्रेन के साथ ही जुड़ा रहूँगा, मैं यहीं पे खुश हूँ। तो वो वहीं पे जो है पर्टिकुलर अटैच रहेगा सेल मेम्ब्रेन से। लेकिन जो दूसरा वाला बंदा है IP3, वो वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। ओके, वो वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। जब वो वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, आगे बढ़ेगा, तो अब आगे आपको क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, आगे आपको ये देखने को मिलता है कि ये जो IP3 है ना, ये जो IP3 है जिसका फुल फॉर्म मैंने बोला इनोसेटॉल ट्राइफॉस्फेट, ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, ये हमारा जो सेल ऑर्गेनल्स है जिसे हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ये ER के चैनल को ओपन करता है। मतलब ये इसका चैनल आप देख पा रहे हो, ठीक है। इसका काम, ER के चैनल को ओपन करने का काम किसका होता है, IP3 का होता है। जब IP3 जाके इसके चैनल पे बैठता है तो इसका चैनल ER का ओपन होता है, ठीक है। तो अभी वही काम ये करेगा यहाँ पे। ये क्या करेगा, IP3 क्या करेगा, जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल से जाके बाइंड करेगा। जहाँ बाइंड करेगा चैनल ओपन होगा, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपको पता है क्या होता है, कैल्शियम आयंस। तो कैल्शियम के स्टोर होने की वजह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम स्टोरेज हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। ओके, हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कैल्शियम का स्टोरेज हाउस कहते हैं, क्योंकि वो कैल्शियम को स्टोर करके रखती है, जहाँ जहाँ पे कैल्शियम की ज़रूरत होती है वो उसको प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो जितने भी कैल्शियम अंदर बैठे हुए हैं, वे सारे दरवाजे खुलते ही बाहर निकल आएंगे, बाहर रिलीज हो जाएंगे, है कि नहीं। सारे के सारे बाहर रिलीज हो गए। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है, इन कैल्शियम आयन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करे, कहाँ जाए। तो उसी वक्त देखने को मिलता है कि जो ऊपर बंदा था डैग, जो आगे नहीं आया, जिसने बोला कि मैं तो भाई सेल मेम्ब्रेन के पास रहूँगा, वो एक बंदे को बुलाता है। ये सारी कंडीशंस को देख के वो एक बंदे को बुलाता है। डैग जिस बंदे को बुलाता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है PKC। मैंने इसको नहीं लिखा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, PKC का फुल फॉर्म आपने देखा था CMP पाथवे में भी, प्रोटीन काइनेस C, ठीक है, प्रोटीन काइनेस C। PKC को हम प्रोटीन काइनेस C कहते हैं। अब डैग क्या करता है, डैग इसको बुलाता है, ठीक है, डैग इसको बुलाता है और उसके साथ जाके बाइंड कर जाता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को छोड़ के डैग जो होता है PKC के साथ जाकर बाइंड हो जाता है। तभी क्या होता है, कैल्शियम आयन जो यहाँ से निकल रहे थे, उन लोगों ने देखा कि डैग जो है PKC के साथ जाके बाइंड कर रहा है, तो उनको भी कुछ समझ में नहीं आया, वो भी जाके PKC के साथ जाके बाइंड हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है। डैग जो है PKC के साथ जहाँ बाइंड होता है, तो कैल्शियम आयन जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हो रहे थे, वो सब भी जाके PKC के साथ बाइंड हो जाते हैं, और PKC क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। ओके, PKC एक्टिवेट हो जाता है। अब जहाँ PKC एक्टिवेट हो गया, अब आप समझो कि एक चीज़ यहाँ पे ये भी समझो कि जब कैल्शियम आयन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हो रहा था, तो डैट मीन्स कि सेल्स में कैल्शियम आयन का अमाउंट जो था वो बढ़ गया, है ना, बढ़ गया ऑब्वियसली। और उसके बाद क्या हुआ, उसके उस पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद ही डैग PKC के साथ जाके बाइंड किया, और कैल्शियम आयन जितने भी रिलीज हो रहे थे वो सब जाके KC के साथ बाइंड करके PKC को एक्टिवेट कर दे रहे थे, ठीक है। अभी क्या है कि PKC का काम क्या है, काइनेज एंजाइम का काम क्या होता है, वो हमेशा टारगेट प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन करते हैं कि नहीं। तो PKC यहाँ पे वही करने वाला है। PKC जो है वो इसकी जब वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो तुरंत क्या करेगा, वो तुरंत प्रोटीन, जो भी टारगेट प्रोटीन, जो भी सिग्नल आया था, जो भी लिगेंड लेके आया था, वो उस प्रोसेस को, उस पर्टिकुलर लिगेंड्स को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। मतलब उस पर्टिकुलर जो प्रोसेस है उसको एक्टिवेट कर देगा, प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन कर देगा, ठीक है।
है। तो अभी इस पूरे पाथवे का कंक्लूजन क्या निकला, क्या रिजल्ट निकला कि क्यों होना चाहिए, है ना। तो ये कंक्लूजन यही निकला कि सेल के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है, ठीक है, उसको ये क्या कर रहा है, पाथवे बढ़ा दे रहा है, ठीक है, वही कर रहा है, कैल्शियम लेवल को कंट्रोल कर रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे बॉडी में कैल्शियम की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पाथवे रन कर रहा है। लाइक आप देख सकते हो कि एग के एक्टिवेशन में या फिर स्पर्म की मोटिलिटी में, इन सब में आप यहाँ इन सारी चीज़ों में आप देख सकते हो ये पाथवे आपको देखने को मिल जाएगा रन करते हुए। तो फिर से एक बार फिर से बात कर लेते हैं शॉर्टकट फॉर्म में। मैंने सिर्फ इस डायग्राम में ही आपको चीज़ें बताई, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक फिर से एक शॉर्टकट कॉन्सेप्ट में समझ लेता है, ठीक है। शॉर्टकट कॉन्सेप्ट में कैसे समझेंगे वो हम फिर से मैं बता देती हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्या हुआ, हमारा GPCR लिगेंड के साथ आके क्या किया, बाइंड किया, ठीक। उससे क्या हुआ, हमारा पर्टिकुलर पाथवे एक्टिवेट हो गया मोनोमर डाइमर के फॉर्म में, ठीक है। अभी उससे क्या हुआ, जब एक्टिवेट हो गया पाथवे तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या था, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम था जिसका नाम क्या था, PLC जिसको फॉस्फोलाइपेज C कहते हैं। अब ये एंजाइम क्या करता है, फॉस्फोलिपिड को ब्रेक डाउन करता है और ये फॉस्फोलिपिड का नाम क्या था, PIP2। अभी ये PIP2 जिसका फुल फॉर्म है फॉस्फोटाइडल इनोसिटेल बाइफॉस्फेट, ये क्या करता है, जो इनसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है ये इसको ब्रेक करता है। कौन ब्रेक करता है, PLC ब्रेक करता है, ठीक। अभी जब ये P2 को ब्रेक करता है तो दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक मिलता है IP3 और एक मिलता है DAG, है ना। IP3 का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, और DAG का डाइएसिल ग्लिसरॉल, ठीक। अभी DAG तो वहीं पे सेल मेम्ब्रेन से के साथ एसोसिएट करके बैठा होता है, लेकिन IP3 वहाँ से बाहर रिलीज हो जाता है। अब IP3 जब वहाँ से बाहर रिलीज हो जाता है तो वो क्या करता है, IP3 क्या करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल को जाकर ओपन करता है उससे जुड़ के, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन जो हो जाते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और कैल्शियम आयन का अमाउंट उस वक्त सेल में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ये कैल्शियम जो होता है जब बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में जो DAG था वो क्या करता है, PKC प्रोटीन काइनेज C के साथ जाके बाइंड कर जाते हैं और उसी वक्त कैल्शियम आयन भी उस PKC के साथ जाकर बाइंड कर जाते हैं। और जहाँ PKC के साथ ये जाकर बाइंड कर जाते हैं, PKC के साथ कैल्शियम बाइंड कर जाते हैं, तो PKC हमारा क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और जब PKC एक्टिवेट हो जाता है तो वो टारगेट प्रोटीन्स को क्या कर देता है, फॉस्फोराइलेट कर देता है और हमारा ये पाथवे कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कि किस तरीके से IP3 DAG पाथवे जो है वो काम कर रहा है। तो आई होप कि आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप सेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड चीज़ें, जो भी आपको कहीं पे भी अगर डाउट है। और मैं जाते जाते यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा सेशन, मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है, वे ऑफ टीचिंग, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।